नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते हुए इतनी जल्दी चेतेगा, इसकी उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दो, अपना उपदेश आप अपने ही लिए रखिए, ये मेरे अनुकूल नहीं। मगर वह इतना बेहया न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपये की थी, तुम्हें 20 ही रुपये क्यों मिले? रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते हैं? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीज़ें खरीदें। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बचे रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साबी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रौब जमाना चाहता था। कोई उसे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग ठाट बाट देकर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही न पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाएं। फटे हाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गिरवी रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेष और भीख में सनातन मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर सब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्को का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज़ और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने न आने पावें। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज़ और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्च श्रृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए, अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जींस पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्हें धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों न दुख होता। चार्ज देकर जब वो विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने तक नीचे गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बदलना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वो 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते हैं। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़ी मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, फिर इसी में मज़ा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले आएँ, एक एक करके नंबरवार आएँ। एक कागज़ पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा।
रमानाथ, जो पहले आए उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जावें और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो, भगदड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफ़ी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलते। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दाव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंगरूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोककर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहे करो, तुम पर आज तक न आने पावेगी। रमा की आमदनी तेज़ी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। इस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो ठीक रहा समझता है। क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही ज़बान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रिरों का तो पूछना ही क्या। सब के सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहाँ गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे वहाँ अब अच्छे अच्छे ही गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी तक एक भी पूरी न हुई थी। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आईं, मगर जालपा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही के एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहाँ से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार किया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की कोई चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज़्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे और उन पर उनके मूल्य भी लिखे थे। जालपा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वो अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चरपाई पर पड़ी है। हंस कर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहाँ किसके मुंह में कालिख लगती। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोज़ का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के पास हृदय होता तो क्या वह वहाँ जाने से इनकार न कर देते। रमा कालिख लगने की कोई बात तो न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है और इस ज़माने में 2-4 हज़ार के गहने बनवा लेना मुँह का कौर नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर रह गई। कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोल कर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। रमा ने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोज़ के सिवा और कोई भाव नहीं है। मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए। उसका चुप हो जाना ही गजब था।
अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोले, तो मैं तो तुमसे कहने के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उसे छिपी न रहे। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ खर्च करना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चलता था। सभी लोग उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता था वह केवल कमाने के लिए। वह पत्नी को आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज़ बन जाएगी। जालपा मैं उन स्त्रियों में नहीं जो गहनों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा तक न की थी? जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती थी तो रमा को तो उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा कोई दूसरा उपाय न था? मोहल्ले में रोज़ ही एक न एक उत्सव होता रहता था। रोज़ ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज़ ही आते रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता। कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है। मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ी। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर दे तो, यह संभव है बहाना करके टाल दें। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक न होगा। कहीं वादे पर रुपया न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लो, देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हुई तो किसी शराब से वादे पर चीज़ें ले ली जाएं। मैं इस अपमान और संकोच के सह लूँगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या ना पूछूं? जालपा आंखें बंद करते हुए बोले, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रामानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी शराब के वादे पर गहने बनवाता हूँ, और इसमें हर्ज ही क्या है? जालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना कि कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं? कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीज़ें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूँ, तब वो अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोले, मैं तो गहने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूँ। रमानाथ, नहीं, यह बात नहीं। इसमें क्या हर्ज है कि किसी शराब से चीज़ें ले लो, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दो। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। मैं वेश्या नहीं हूँ कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लो। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो मैं कुछ लेने को ना कहूँगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ, बचत तो ज़रूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए, सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर,
तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊँगा। जालपान ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे? रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है? जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है और केवल डिज़ाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिज़ाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीज़ें तो शायद यहाँ न बन सकें, मगर कल जरा मैं सर्राफ की सैर करूँगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे, नहीं कोई गहने के बिना मरा जाता है क्या? रमा को आज इस उधेड़ बुन में बड़ी देर रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे, यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की झांकी का आयोजन किया जाता था। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक वह उत्सव मनाए जाते थे। रमेश बाबू रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? वहाँ तो खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आप किसी सजावट तो न थी, हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कथक और वेश्याएँ भी आई थीं। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएँ ना आने पाएंगी। फिर यह क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर से ठाकुर द्वारे में छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आएगी। रमानाथ, वेश्याएँ न हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं हैं। रमेश, मेरा बस चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद करा दूँ। खैर, फुर्सत हो तो आओ एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ? मगर आज आपको मेरे साथ ज़रा सराफे तक चलना पड़ेगा। यूँ कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और बात होगी। रमेश, चलने को तो चलूँगा, पर इस विषय में बिल्कुल कोरा हूँ। न कोई चीज़ बनवाई न खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, ज़रा भाव ताव देखूँगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए, एक चीज़ भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों न हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं, वादे पर लूँगा। रमेश, इस खप्त में ना पड़ो। जब तक रुपए हाथ में ना हो, बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीबियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहने के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए और बहुत सी लटके हैं। यूँ मैं चाहूँ 2-4 हज़ार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूँगा। अगर मुझे इसका विश्वास ना होगा तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, न इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं। उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। इसमें उन्नति और उपकार की जो 2 महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो, जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे,
वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहाँ होठ छेदकर लोग तरह तरह के गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से पूछा, वह कौन सा देश है? रमेश, इस समय तो ठीक से याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान छिदाना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मर्ज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध ना मिले न सही, घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुँचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें ना हो कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगे और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले कलरकों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशु की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मैसर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मांड भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई देश नहीं जहाँ स्त्रियाँ गहने न पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाएं उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल न खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक गया। इस बहस में एक ऐसी बात थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफे तक गया अवश्य,